हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नियंत्रण की सीमा यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। स्पैन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल था पद सोपान यानी हायरार्की, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। और आज हम करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण की सीमा। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र प्रशासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी इसके माना जाता है। इसके 3-4 नाम हैं। इसे नियंत्रण की सीमा भी बोला जाता है, नियंत्रण का विस्तार या फिर नियंत्रण के क्षेत्र के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। संगठन या फिर प्रशासन में नियंत्रण की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। बिना नियंत्रण के कोई भी संगठन कोई भी समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल होना जरूरी है। बिना कंट्रोल के कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। नियंत्रण की व्यवस्था का उद्देश्य ये देखना होता है कि संगठन और प्रशासन की इकाई के कर्मचारी दिए गए आदेशों, निर्देशों और नियमों के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को जो भी डायरेक्शन दी जाती हैं उनके ऊपर फिर कंट्रोल रख के देखा जाता है कि क्या वो उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इसका मीनिंग, ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्पैन शब्द का अर्थ होता है वह दूरी जो किसी व्यक्ति के अंगूठे और कनिष्ठ उंगली को फैलाए जाने से बनती है। यानी हमारे हाथ का अंगूठा और जो छोटी उंगली होती है उसको फैलाने से जो दूरी बनेगी उसे स्पैन बोला जाता है। जबकि नियंत्रण का मतलब होता है आदेश देना, निर्देश देना या नियंत्रित करने वाले अधिकार या फिर सत्ता, अथॉरिटी। लोक प्रशासन में नियंत्रण के क्षेत्र का मतलब है उन अधीनस्थ कर्मचारियों से जिन पर एक अधिकारी कारगर ढंग से नियंत्रण रख सकता है। इसका मतलब यह भी है कि कोई अधिकारी कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है, यानी एक सीनियर के अंडर में कितने जूनियर काम करेंगे, वो नियंत्रण का क्षेत्र है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है एपी शर्मा के अनुसार, नियंत्रण की सीमा निगरानी की सीमा है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है अपने जूनियर पर निगरानी रखना, कंट्रोल रखना। यह अवधारणा एवी ग्रुकनास द्वारा वर्णित ध्यान के विस्तार क्षेत्र से संबंधित है। एवी ग्रुकनास जो है उनकी एक थ्योरी है ध्यान का विस्तार क्षेत्र, और उसी से रिलेट करके ये स्पैन ऑफ कंट्रोल थ्योरी बनाई है। नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है? विद्वानों ने खोज की है कि विस्तार की सीमा क्या होनी चाहिए। कुछ विद्वान इसे मानते हैं 3 व्यक्तियों तक, कुछ 7 व्यक्तियों तक, तो कुछ 20 व्यक्तियों तक इसको सीमित करते हैं। एक अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ होने चाहिए, एक अधिकारी के अंडर में कितने जूनियर होने चाहिए, इस पर कोई एक मत नहीं है। किंतु ये सभी मानते हैं कि विस्तार का क्षेत्र जितना अधिक छोटा होगा, संपर्क और नियंत्रण उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। लेखकों के विचार भी इस नियंत्रण की सीमा निर्धारण के संबंध में अलग अलग हैं। अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग संख्या बताई है। एलोरविक जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश सलाहकार थे, उनका कहना था कि उच्च स्तर पर जहां कार्य जटिल प्रकृति का और उलझा हुआ हो, यानी हाई लेवल पर जहां काम कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पर केवल 4 व्यक्तियों का, और लो लेवल पर जहां काम सरल होते हैं, दैनिक प्रकृति के होते हैं, वहां पर 8 से 12 कार्मिकों का नियंत्रण किया जा सकता है। यानी काम को ध्यान में रखकर अगर काम कॉम्प्लेक्स है तो कम व्यक्तियों पर कंट्रोल रखेगा एक व्यक्ति, और काम अगर इजी है, सरल है, तो ज़्यादा व्यक्ति 8 से 12 व्यक्तियों पर भी कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे भारतीय सुझाव देते हैं नियंत्रण का प्रबंधन अधिक से अधिक 20 से 30 अधीनस्थों पर हो सकता है, यानी मैक्सिमम 20 से 30 लोगों को 20 से 30 जूनियर्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी एक निश्चित सीमा जो अधिकारी के द्वारा निम्न अधीनस्थों पर नियंत्रण को निर्धारित करती है वो बताना असंभव है। आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि कितने जूनियर को एक सीनियर के अंडर में रखा जाए। नियंत्रण की सीमा नीचे से शुरू होती है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। पुलिस विभाग को लें तो इसमें सबसे लो लेवल पर है, मान लीजिए हमने 2500 कांस्टेबल हैं, और वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ नियंत्रण का क्षेत्र 5 रखा है इन्होंने। स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ 5 रखा है और कांस्टेबल हैं 2500। 2500 को अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 505 इस प्रकार होगा। 2500 कांस्टेबल पर 500 हवलदार होंगे, 5 से डिवाइड किया है इसको। अब 500 हवलदारों को भी 5 से डिवाइड करेंगे। 500 हवलदारों को नियंत्रित करने के लिए 100 सब इंस्पेक्टर, 100 सब इंस्पेक्टरों पर 20 इंस्पेक्टर होंगे। 20 इंस्पेक्टरों को 4 पुलिस अधीक्षक के अधीन रखा जाएगा, और जिले का पुलिस अधीक्षक उच्च स्तर पर बैठे हुए 4 पुलिस उपाधीक्षकों को नियंत्रित करेगा। यानी यहाँ हमने एक डायग्राम बना रखा है, एक पिरामिड बना रखा है, जिसमें सबसे नीचे है कांस्टेबल। 2500 कांस्टेबल है, उन पर 500 हवलदार या 500 हेड कांस्टेबल उन पर कंट्रोल करेंगे। 500 हेड कांस्टेबल पर 100 सब इंस्पेक्टर कंट्रोल रखेंगे। 100 सब इंस्पेक्टर पर 20 इंस्पेक्टर कंट्रोल रखेंगे।
20 इंस्पेक्टर पर 4 पुलिस उपाध्यक्ष कंट्रोल रखेंगे और 4 पुलिस उपाधीक्षक पर 1 पुलिस अधीक्षक डीजीपी कंट्रोल रखेगा। यहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल 5 रखा है, हर एक में 5-5 से हमें डिवाइड करते जाना है। अब आते हैं डेटर्मिनेशन, नियंत्रण का विस्तार निर्धारित करने वाले तत्व क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। कोई अधिकारी कितने अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण कर सकता है, इसके लिए लूथर गुलिक ने 4 तत्व बताए हैं। कार्य, समय, स्थान, व्यक्तित्व, वर्क, टाइम, प्लेस एंड पर्सनैलिटी। पहला तत्व है कार्य। कार्य किस ढंग का है? यदि कार्य में समरूपता है, एक जैसे काम है, समान काम है, तो अधिक व्यक्तियों के कार्य का निरीक्षण व नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन कठिन काम है, अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण काम है, तो कम व्यक्तियों पर कंट्रोल रखा जाएगा। उसकी अपेक्षा सरल और नित्य प्रकृति के कार्य का नियंत्रण करना आसान हो जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स काम होंगे तो कम व्यक्तियों पर कंट्रोल करेंगे, और अगर काम इजी है तो ज़्यादा व्यक्तियों पर कंट्रोल रख सकता है एक। दूसरा है टाइम। टाइम से तात्पर्य है कि संगठन कितना पुराना है, ऑर्गेनाइजेशन कितना पुराना है, स्थायी है, जमा हुआ है। तो व्यवस्थित पुराने संगठन का निर्माण नए संगठनों की अपेक्षा सरल हो जाता है, क्योंकि पुराने ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी काम करते हैं वो काम को अच्छे से जानते हैं, तो वो कर सकते हैं, इसी उन पर इतने कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन नया बना है, कर्मचारी भी नए हैं, तो उन पर कंट्रोल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कम लोगों पर एक सुपरवाइजर कंट्रोल कर लेगा। तीसरा है स्थान। भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण का क्षेत्र छोटा रखना पड़ता है। यानी जितने भी जूनियर हैं, अगर वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो नियंत्रण का क्षेत्र यहाँ पे छोटा रखना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि वे कर्मचारी एक ही भवन में, एक ही स्थान पर, एक ही रूम में काम कर रहे हैं, तो नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत करना पड़ता है। उसके बाद है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। उच्च अधिकारी की क्षमता, यानी जो कंट्रोल रखता है ना, उसका व्यक्तित्व देखा जाता है। अगर वो स्फूर्तिवान है, योग्य है, तो वो कम क्षमतावान सहयोगी की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण रख सकता है। यानी कंट्रोल रखने वाले की पर्सनैलिटी देखी जाती है कि वो कितने लोगों पर कंट्रोल कर सकता है। अगर पर्सनैलिटी अच्छी है तो वो एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर वो खुद ही ऐसा स्फूर्तिवान नहीं है, योग्य नहीं है, तो उसके अंडर में कम एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। अब आता है ग्रेकोनास का फॉर्मूला। ये थ्योरी हमने ग्रेकोनास की थ्योरी से ही ली है। ग्रेकोनास की एक बुक का नाम है रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक गणितीय सूत्र को इन्होंने दिया है, एक फॉर्मूला दिया है मैथ का, जिसे ग्रेकोनास सूत्र कहा जाता है। ग्रेकोनास के अनुसार उच्च अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके केवल प्रत्यक्ष संबंध ही अधिकारियों के साथ नहीं होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं होते हैं, बल्कि अधीनस्थों के विभिन्न समूहों के परस्पर अंतर संबंध भी होते हैं। यानी जूनियर के भी आपस में भी रिलेशन होते हैं। ये नहीं है कि जूनियर का सीनियर के साथ ही रिलेशन हो, जूनियर के आपस में भी रिलेशन हो सकते हैं। इन संबंधों की संख्या कई कारणों से परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। उसने ये 3 प्रकार के संबंध बताए हैं। पहला है प्रत्यक्ष एकल संबंध, डायरेक्ट सिंगल रिलेशन। सीधा एकल संबंध हमेशा अधीनस्थों की संख्या के अनुपात में बढ़ता है। जितने जूनियर ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेंगे उतने ही रिलेशन बढ़ते जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति बढ़ने से समूह में केवल एक ही संबंध बनता है। ये तो था डायरेक्ट सिंगल रिलेशन। उसके बाद है डायरेक्ट समूह संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन। ये उच्च अधिकारी और अधीनस्थों के अधिकतम संभावित अंतर संबंध के आधार पर बनते हैं। जैसे कि ए का बी से सी के साथ संबंध, अब ए का संबंध बी के साथ भी है और ए का संबंध सी के साथ भी है। उसी प्रकार बी का संबंध सी के साथ भी है, ए के साथ भी है। तो यहाँ रिलेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, ग्रुप बन गया उनका। तीसरा बताया है ग्रेकोनास ने आड़े तिरछे संबंध। इस प्रकार के संबंध ग्रेकोनास के अनुसार अधीनस्थों के आपसी अंतर संबंधों के आधार पर बनते हैं, जो एक उच्च अधिकारी के अधीन कार्यरत होते हैं, जो एक सीनियर के अंडर में काम करते हैं और आपस में उनके बहुत सारे इंटर रिलेशन बन जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जुड़ने से अनेक गुणात्मक अंतर संबंध होंगे। अगर एक व्यक्ति एंटर करेगा तो बहुत सारे रिलेशन आपस में उनके बन जाएंगे। अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि होने पर गुणात्मक सामूहिक संबंध बढ़ते हैं, इसलिए संबंधों की संख्या घातीय अनुपात में बढ़ती है। यानी 2 की पावर 3, 3 लोग अगर बढ़ेंगे तो 8 रिलेशन बनेंगे। इसे स्पष्ट करने के लिए ग्रेकोनास ने एक फॉर्मूला दिया है। ग्रेकोनास का फॉर्मूला है गणितीय सूत्र। संबंधों की कुल संख्या को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है n, ब्रैकेट में है 2 की पावर n + 2 + n - 1। इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे एक व्यक्ति के आने से। यहाँ पर n है अधीनस्थों की संख्या, जूनियर की संख्या जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी उच्च अधिकारी के अधीन में यदि 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी यहाँ n की जगह हमें 5 रखना है और इस फॉर्मूले को सोल्व करना है।
n की जगह हमने 5 रख दिया, 2 की पावर n की जगह 2 की पावर 5 आ गया, 2 की जगह 2 ही आया, प्लस में n की जगह 5 आ गया, माइनस में 1। अगर इसको हम सोल्व करें यहाँ तो 5 ही रहेगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगी, बाय में 2 है ही, प्लस 5 माइनस 1, 5 ब्रैकेट में 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 और 5 में से 1 लेस करेंगे तो 4, 16 प्लस 4 20 और बाहर 5 था ही, 5 इंटू 20 100 रिलेशन। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 व्यक्ति एंटर करते हैं तो उनके रिलेशन 100 संबंध बनेंगे। इस प्रकार यदि अधीनस्थों की संख्या को 1 घटा दिया जाए, यहाँ 5 की जगह अगर हम 4 कर दें तो संबंधों की संख्या भी घटकर कम हो जाएगी, 44 रह जाएगी। और यदि अधीनस्थों की संख्या को बढ़ाकर 8 कर दें, n की जगह अगर हम 8 रख के देखें इस फॉर्मूले में, तो रिलेशन 1080 के समान हो जाएगा। ग्रेपिनास का मानना है कि उच्च अधिकारी अधिकतम 222 संबंधों की उचित देखभाल कर सकता है, जो कि उसके अधीनस्थ 6 अधीनस्थ कर्मचारी रखने से बनेंगे। यानी इस फॉर्मूले में अगर हम 6 रखें तो संबंधों की संख्या 222 आएगी, और ग्रेपिनास के अनुसार एक सीनियर 222 जूनियर पर ही कंट्रोल रख सकता है। अतः नियंत्रण का उचित क्षेत्र होना चाहिए 6। ग्रेपिनास के अकॉर्डिंग 6 नियंत्रण का क्षेत्र होना चाहिए। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं नियंत्रण सीमा का सिद्धांत प्रशासनिक संगठन के सामान्य मार्गदर्शन के रूप में एक अच्छा सिद्धांत है, लेकिन इसे गणित का सिद्धांत नहीं बना सकते। इसलिए हम कह सकते हैं नियंत्रण सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त आधुनिक लोक प्रशासन अवसरवाद में विश्वास नहीं करता है। कोई भी नहीं चाहता कि सीनियर जूनियर ऐसा कुछ हो। आदेशित के स्थान पर अब विचार विमर्श को अपनाया जाता है। आज के टाइम में ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, बल्कि आपस में ही विचार विमर्श करके सारी चीज़ें हो जाती हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों से परामर्श किया जाता है, उनको ऑर्डर नहीं दिया जाता, जूनियर से सलाह ली जाती है, ना कि ऑर्डर दिया जाता है। संयुक्त बैठकें होती हैं, जॉइंट उनकी बैठक होती हैं, जिसमें वो सीनियर और जूनियर आपस में मिलकर ही विचार विमर्श कर लेते हैं। इस नवीन पद्धति ने अफसर महातत्व के संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया। मुख्य कार्यपालिका का अर्थ अब नियंत्रण और आदेश न होकर समन्वय अधिक है। यहाँ पर कंट्रोल एंड डायरेक्शन की जगह पर कोऑर्डिनेशन आ गया है। इस परिवर्तित परिस्थितियों में नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का महत्व अब कम हो गया है, यानी आज के टाइम में स्पैन ऑफ कंट्रोल का यूज कम किया जाने लगा है। आज की वीडियो में हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में जाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।